हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 112A, सेक्शन 112A। ये सेक्शन आपके सिलेबस में तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ऑल्सो ये डे टू डे लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग टू एंड, ईच एंड एवरी प्रोविजंस के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी कोई असेसी इक्विटी शेयर्स यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इसका ट्रांसफर करता है या फिर मैं कहूं सेल करता है, और ये सारे होने चाहिए लॉन्ग टर्म, तो उस केस में सेक्शन 112A की एप्लीकेबिलिटी आती है। तो देखिए, अगर किसी पर्सन ने इक्विटी शेयर सेल किया और ये इक्विटी शेयर मोर देन 12 मंथ्स की होल्डिंग होनी चाहिए उसकी। इसी तरीके से यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सोल्ड किया है और उसने इसकी भी होल्डिंग असेसी के पास 12 महीने से ज्यादा की है, या फिर उसने यूनिट्स बेचे हैं बिजनेस ट्रस्ट के और इसकी होल्डिंग इसके पास 36 मंथ्स से ज्यादा की है, उस केस में इस ट्रांसफर के ऊपर यह सेक्शन अप्लाई हो सकता है अगर इन तीनों को ट्रांसफर करते समय एसटीटी पे किया गया हो, एसटीटी पेड हुआ हो। ध्यान से समझते हैं, इक्विटी शेयर्स का ट्रांसफर हो रहा है, या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का ट्रांसफर हो रहा है, या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स का ट्रांसफर हो रहा है, और ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड करेंगे? शेयर्स के केस में अगर असेसी ने 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म होगा। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में भी अगर असेसी ने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर रखा है, उसके बाद उसने बेचा है, तो ये लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। इसी तरीके से बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स, इस केस में आपको 12 महीने नहीं 36 मंथ देखना होता है। यानी अगर कोई असेसी 36 मंथ तक अपने बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स को रखता है और उसके बाद बेचता है तो ये लॉन्ग टर्म क्लासिफाई होगा। ठीक है, तो अगर ये सारे एसेट्स हैं और इस टाइम के बाद सेल हो रहे हैं, यानी होल्डिंग पीरियड 12 महीने या 36 महीने से ज्यादा है, उसके बाद ये सोल्ड करता है और एसटीटी पे करता है, तो उस केस में हम कैपिटल गेन तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अंडर सेक्शन 112A में कैलकुलेट करेंगे। अब ये एसटीटी पेड के ऊपर भी एक कंडीशन है कि जो एसटीटी पे हो रहा है वो इक्विटी शेयर्स के केस में एक्विजिशन पे भी होना चाहिए, या फिर मैं इसको लिख देता हूं परचेज के टाइम पे भी एसटीटी पे होना चाहिए, एंड ट्रांसफर के केस में भी होना चाहिए। ट्रांसफर मींस सेल, यानी जब आपने इक्विटी शेयर खरीदा उस समय भी आपने एसटीटी पे किया हो, और जब आप उसको बेच रहे हैं तब उस समय भी एसटीटी पे होना चाहिए, तब जाके आप 112A वाले प्रोविजंस में कवर होंगे। लेकिन अगर आप यूनिट्स बेच रहे हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के या फिर बिजनेस ट्रस्ट के, तो उस केस में एसटीटी की जो कंडीशन है वो सिर्फ ट्रांसफर के केस में है, यानी एसटीटी पे होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, और ट्रांसफर का मीनिंग यहां पे मैं लिख देता हूं सेल। ये जो कंडीशन है एसटीटी पे करने की कंडीशन, इक्विटी शेयर्स के केस में हम दो जगह चेक करते हैं कि परचेज करते समय भी एसटीटी पे हुआ हो और सेल करते समय भी एसटीटी पे हुआ हो। लेकिन जब मैं यूनिट्स की बात करूंगा तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हो या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स हो, इस केस में सिर्फ एट द टाइम ऑफ सेल एसटीटी पे होगा, तो भी आप इस सेक्शन में कवर हो जाएंगे। चलिए, जितना बताया उसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सेक्शन 112A क्या कहता है कि अगर कोई असेसी इक्विटी शेयर्स सेल कर रहा है, और इक्विटी शेयर्स कैसे होने चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ये कब होंगे? जब कोई असेसी 12 महीने के बाद इक्विटी शेयर्स बेचता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई असेसी यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल कर रहा है, ये भी लॉन्ग टर्म कम हो गए जब कोई असेसी इसको 12 महीने के बाद सेल करेगा, परचेज डेट से 12 महीने के बाद।
या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट सेल कर रहा है, और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट के केस में लॉन्ग टर्म कब होगा, जब वो परचेज डेट से 36 मंथ के बाद सेल हो रहा हो, और ये जब सेल हो रहा हो तो इन ट्रांजैक्शन के ऊपर एसटीटी पे किया गया हो। अब जब एसटीटी पे करते हैं इन सबके सेल के ऊपर, तो हमें यह भी चेक करना होता है कि एसटीटी जो पे हुआ है इक्विटी शेयर अगर आप सेल कर रहे हैं तो परचेज के टाइम पे भी पे होना चाहिए और सेल के टाइम पे भी पे होना चाहिए। लेकिन अगर आप यूनिट्स सेल कर रहे हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के या फिर बिजनेस ट्रस्ट के, तो उस केस में सिर्फ अगर आपने परचेज के टाइम पे नहीं पे किया हो एसटीटी चलेगा, बट सेल के टाइम पे एसटीटी पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती है तो आपका जो कैपिटल गेन है वो अंडर सेक्शन 112A में कवर हो जाएगा। अब इस सेक्शन में कवर होने से क्या होगा, देखिए ध्यान से। एक अप्रैल 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता था 1038 में बिफोर। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 112A, ये एक नया सेक्शन आया है और ये आया है 1 अप्रैल 2018। इस डेट से पहले ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फुल्ली एग्जेम्प्ट होता था कि अगर हम शेयर्स बेचते थे या म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स बेचते थे और वो लॉन्ग टर्म होता था, एसटीटी पे होता था, तो उस केस में 1038 कहता था कि ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बट 1 अप्रैल 2018 से इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए और अब कहा गया कि अगर आप इक्विटी शेयर सेल कर रहे हैं या फिर यूनिट्स बेच रहे हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स बेच रहे हैं, लॉन्ग टर्म है ये सारे, और उसके ऊपर आपने एसटीटी पे किया हो, इक्विटी शेयर के केस में परचेज के टाइम पे भी एसटीटी पे किया गया हो और सेल के टाइम पे भी, और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के केस में एट द टाइम ऑफ सेल आपने एसटीटी पे किया हो, तो फिर ये एग्जेम्प्ट पूरा नहीं होगा, बल्कि 1 लाख रुपए तक जो भी आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो भी 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम हुई है आपकी उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। सपोज किसी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है 112A में 1.5 लाख रुपए, तो जो उसको टैक्स देना होगा फर्स्ट 1 लाख पे तो नील, कोई टैक्स नहीं, और जो बचा है 50,000 रुपए इसके ऊपर उसको एट द रेट ऑफ 10% टैक्स देना होगा, मींस 5,000 रुपीज। तो क्लियर है। तो अगर कोई भी कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A आता है तो स्टार्टिंग 1 लाख कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है और उसके ऊपर 10% का टैक्स आपको पे करना होगा। अब ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A निकालते समय, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन होना चाहिए, लेकिन 112A के अंदर इंडेक्सेशन नहीं होता, इंडेक्सेशन नहीं किया जाता। इसी तरीके से सेक्शन 80C टू 80U जो डिडक्शंस है चैप्टर 6A का, चैप्टर 6A का जो डिडक्शन है वो भी आप इस इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो दोबारा से डिस्कस करते हैं कि जब भी कैपिटल गेन आप 112A में कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म वाला, तो इंडेक्सेशन नहीं होगा उसमें। चैप्टर 6A का डिडक्शन इस इनकम से माइनस करना अलाउड नहीं है, लेकिन स्लैब रेट में जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिली है आपको, मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिली है, अगर वो नॉर्मल इनकम कम पड़ जाए तो वो जो बचा हुआ डेफिशिएंसी है, सपोज स्लैब रेट का एग्जेम्पशन ये तो होगा 2.5 लाख रुपए अगर किसी पर्सन की एज 60 ईयर से कम है, अगर 60 ईयर्स है तो 3 लाख रुपए, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख रुपीज। तो अगर किसी पर्सन के केस में उसकी अदर इनकम जो स्लैब रेट से टैक्सेबल हो रही है वो इस मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो जो बचा हुआ डेफिशिएंसी है उसको हम अंडर सेक्शन 112A वाले कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं।
तो देखिए ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम 112A का कैलकुलेशन करते हैं तो उस केस में इंडेक्सेशन नहीं होता। चैप्टर 6A का डिडक्शन आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A से नहीं दे सकते। स्लैब रेट का अगर एग्जेम्पशन कुछ बचा हुआ है तो वो आप माइनस कर सकते हैं 112A वाले गेन से। इसके साथ ही रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A से नहीं मिलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A 112A वाले कैपिटल गेन से नहीं मिलता है। तो देखिएगा, अगर आपने ये सेक्शन पता हो आपको कि जब भी असेसी की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम हो तो उस केस में 12,500 और टैक्स विच एवर इज लेस का रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A। लेकिन ये रिबेट आप 112A वाले कैपिटल गेन से क्लेम नहीं कर सकते, चाहे इनकम 5 लाख से कम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने अभी यहां पे लिखा है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। ₹4 लाख और हम सपोज करते हैं कि कोई डिडक्शंस भी नहीं है। इसका मतलब यही हमारा टोटल इनकम भी है और यही हमारा ग्रॉस टोटल इनकम भी है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर टैक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले इस 4 लाख में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A को अलग करिए। बचा हुआ इनकम जिसको हम कहेंगे नॉर्मल इनकम 2 लाख रुपए, उसको अलग करें। एज वही 45 ईयर्स। तो अब मुझे 2.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलना चाहिए एज पर स्लैब, लेकिन क्योंकि यहां पे 2.5 लाख रुपए अवेलेबल नहीं है तो मैं मैक्सिमम 2 लाख का ही ले पाऊंगा। अब इस पे टैक्स क्या आएगा? 0, इनकम ही नहीं बची। अभी भी मेरा 50,000 रुपए का एग्जेम्पशन बचा हुआ है स्लैब रेट वाला, वो एग्जेम्पशन इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से माइनस करना अलाउड है। तो इसको मैंने यहां से माइनस कर दिया। दो लाख यहां से माइनस किया, जो बच गया एग्जेम्पशन जो नहीं मिल पाया वो 50,000 यहां से माइनस किया। तो आप देखोगे तो टोटल स्लैब वाली एग्जेम्पशन 2.5 लाख रुपए की मिल गई आपको। अब इस 1.5 लाख पे हमें टैक्स निकालना है। तो देखिए इस पे कितना टैक्स आएगा। 1.5 लाख रुपए का इनकम हमारा कौन सा इनकम है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो इस 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए के ऊपर तो टैक्स लगेगा नहीं और बचे हुए पे 10% का टैक्स है। तो 50,000 बचा, 50,000 का 10% 5,000। 87A, ध्यान से देखिए, 87A का रिबेट मिल जाता क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से कम है। लेकिन क्योंकि ये टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A पे है तो इसीलिए इस टैक्स से 87A का रिबेट नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि 87A का रिबेट आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A वाले टैक्स से नहीं ले सकते। तो उस केस में हमारा जो टैक्स आएगा वो 5,000 ही आएगा और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो ये आएगा आपका 200 रुपीज और टोटल जो हमारा हो जाएगा टैक्स वो आ जाएगा 5200। तो देखिए एक इस एग्जांपल से आपने ये सीखा कि जब हमारी टोटल इनकम 4 लाख रुपए है, जब हमने इस पे टैक्स निकाला तो सबसे पहले हमने इन दोनों इनकम को अलग अलग कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A को अलग करा और नॉर्मल इनकम को अलग करा। इस पे फिर हमने 2.5 लाख रुपए की रिबेट दी। 2.5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए यहां यूज हो गए, बचा 50,000 जो यहां से माइनस नहीं हो पाया उसको हमने यहां से माइनस कर दिया। ये 1.5 लाख रुपए की इनकम बची अंडर सेक्शन 112A में। अब इस इनकम को जब मैं टैक्सेबल कर रहा हूं उसके बाद 1 लाख रुपए का फिर से हमने इसमें से कम किया क्योंकि ये इनकम 1 लाख रुपए तक तो टैक्सेबल होती ही नहीं है। 1 लाख रुपए से जब ज्यादा होगा तो 10% टैक्सेबल होगी। तो 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया, बचा 50,000, 50,000 का 10% 5,000।
अब 87A माइनस करने का टाइम आया, क्योंकि टैक्स निकालने के बाद 87A माइनस होता है। तो 87A माइनस करने के लिए हमने टोटल इनकम देखा, हमने बोला ये 5 लाख से कम है, 87A माइनस होगा, बिल्कुल करने जा रहे थे। फिर हमने देखा कि ये जो टैक्स है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A वाला टैक्स है, और इस टैक्स से हमें 87A माइनस करना अलाउड नहीं है, इसीलिए हमने इसको माइनस नहीं करा, नील लिखा यहां पे। तो यही हमारा टैक्स बन गया, और उसके बाद हमने हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% इसमें जोड़ दिया, तो टोटल टैक्स जो हमारा बना इस क्वेश्चन का वो 5200 रुपीज बन गया। ठीक है, चलिए इसी के अंदर थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया हो एग्जाम्पल। अब इस केस में हम कुछ डिडक्शंस भी इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं कि ये तो हमारा हो गया ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख रुपए, और सपोज एटीसी से एटीयू के बीच में जो डिडक्शन है वो है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का डिडक्शन है। तो जब मैं इस डिडक्शन को यहां माइनस करने जाऊंगा, ध्यान से देखिए, जब मैं इस 2.5 लाख के डिडक्शन को यहां माइनस करने जाऊंगा तो मुझे ये सोचना होगा कि क्या मेरे पास इनकम है कि ये 2.5 लाख की डिडक्शन माइनस हो जाए। तो हमने इस इनकम का ब्रेकअप देखा तो पता चला 2 लाख रुपए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है, और 2 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। तो डिडक्शन कभी भी इससे तो माइनस नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A से कभी भी डिडक्शंस माइनस नहीं हो सकते चैप्टर 6A के। तो इसीलिए हम इससे डिडक्शन माइनस नहीं करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास सिर्फ ये इनकम बचती है जो नॉर्मल इनकम 2 लाख जिसपे स्लैब रेट यूज होता है। तो ये डिडक्शन हमें इससे ही माइनस करना होगा। तो बेशक यहां पे हमारे पास 2.5 लाख रुपए का अवेलेबल था माइनस करना, लेकिन मैक्सिमम जो मैं माइनस करना चाहूंगा वो 2 लाख रुपए ही हो पाएगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास इनकम नहीं है जिससे डिडक्शन माइनस हो जाए। आप डिडक्शन इससे माइनस नहीं कर सकते, यानी डिडक्शन सिर्फ इस वाली इनकम से आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में जो अब आपका टोटल इनकम आएगा वो आएगा 2 लाख रुपए। अब इस टोटल इनकम पे जब आपको टैक्स निकालना है तो आपको सबसे पहले इसको ब्रेक करना होगा। फिर से वही बात कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है और नॉर्मल इनकम कितना है। तो देखिए नॉर्मल इनकम तो हो गया 0, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A जो हो गया वो हो गया 2 लाख रुपए। तो यहां पे आप जब स्लैब रेट यूज करेंगे 2.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन लेने के लिए, तो यहां तो इनकम अवेलेबल नहीं है, तो वही 2.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन आप यहां से लेना चाहोगे वो भी पूरा नहीं होगा। तो आप 2 लाख तक एग्जम्पशन यहां से ले लें, ये आपका एग्जम्पशन यहां माइनस हो गया और ये भी 0 हो गया, इनकम 0 हो गई, इसीलिए इसके ऊपर टैक्स जो आएगा वो आएगा 0, कोई टैक्स नहीं, नील, क्योंकि नॉर्मल इनकम है नहीं। तो जब मैं नॉर्मल इनकम का जो एग्जेम्पशन लूंगा स्लैब वाला वो इसी से लूंगा। 2.5 लाख रुपए मुझे माइनस करना है, अब यहां बचा ही 2 लाख रुपए है तो मैंने 2 लाख रुपए माइनस कर दिया, इनकम 0 हो गई, और जब इनकम 0 हो गई तो टैक्स 0 हो गया। तो एक एग्जांपल ये देख लीजिए। तो हम जो बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A को पूरी डिटेल में एग्जांपल के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। अब ये ले लेते हैं 4 लाख रुपए। तो ये हो गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख। अब 80C से 80U का जो डिडक्शन है हमारे पास, अगेन मेरे पास 2,20,000 का डिडक्शन है टोटल जो मुझे माइनस करना है। लेकिन आपको ये पता है कि ये डिडक्शन इससे तो माइनस हो नहीं सकता, आपको करना पड़ेगा इस वाली इनकम से, नॉर्मल इनकम से। तो ये 2,20,000 की जगह आप कितना माइनस कर पाएंगे, मैक्सिमम 2 लाख रुपए। जैसे ही आप 2 लाख माइनस करेंगे तो आपकी इनकम आ जाएगी 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए आपका टोटल इनकम। अब इस पे निकालेंगे टैक्स, तो टैक्स निकालते समय इसको फिर से आप ब्रेक करेंगे, फिर नॉर्मल इनकम कितनी
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A वाली इनकम कितनी? तो नॉर्मल इनकम तो है ही नहीं, जितना था उसका डिडक्शन मिल गया तो 0। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 112A वाला? 4 लाख रुपए। अब इस पे जब मैं टैक्स निकालने जाऊंगा, अगेन स्लैब रेट यूज करूंगा, कोई इनकम है नहीं, तो जो स्लैब रेट का जो मैक्सिमम मुझे एग्जम्पशन मिलना था वो मैं यहां से माइनस करूंगा 2.5 लाख रुपए। अब यहां पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1.5 लाख रुपए। अब ये 1.5 लाख के ऊपर मुझे टैक्स निकालना है, तो टैक्स कैसे निकलेगा? 1.5 लाख ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस 1 लाख, क्योंकि 1 लाख तक तो कोई टैक्स लगता नहीं है, मल्टीप्लाई 10%। तो यहां आएगा 50,000, 50,000 का 10% आएगा 5,000, यह आ गया टैक्स। 87A का रिबेट मिलेगा नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले टैक्स से मिलता नहीं है। तो हमारा जो नेट टैक्स है वो आएगा 5,000। अब इस 5,000 में आप जो टैक्स आया इसमें ऐड कर दीजिए 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हमने समझा कि भाई ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे आता है, और उसके बाद उस पर किस तरीके से टैक्स निकलता है ये भी हमने समझा। अब इसके अंदर एक पॉइंट और है जो मुझे आपको बताना है। टैक्सेबिलिटी के बाद भी टैक्स निकालना हमने समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि भाई चैप्टर 6A का इसमें कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलता। हमने ये समझ लिया कि भाई 87A जो है 87A का रिबेट इसमें से माइनस नहीं कर सकते हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले टैक्स से, 112A वाले टैक्स से। हमने ये समझ लिया कि अगर स्लैब रेट का एग्जम्पशन पूरा हम नहीं ले पा रहे अपने नॉर्मल इनकम से, तो उस एग्जम्पशन को आप यहां से भी ले सकते हैं, हमने ये भी समझ लिया। लेकिन अब हम ये समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना भी काफी टेक्निकल है। तो अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, क्योंकि इंडेक्सेशन करना अलाउड नहीं है। तो हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस तरीके से लेना है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस तरीके से लेंगे जब हम 112A वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें यह देखना होगा कि हमने परचेज बिफोर 1 फरवरी 2018 1 फरवरी 2018 से पहले परचेज किया है या आफ्टर किया है। अगर परचेज 1 फरवरी 2018 से पहले किया है तो देखिए कॉस्ट कैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम परचेज प्राइस, या फिर हम इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और सेकंड जो हमारा पॉइंट होगा उसके अंदर मैं दो चीजें लिख रहा हूं, ए फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018 एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसको हम सेल प्राइस कहते हैं, जितने में हमने सेल किया है। इन दोनों को कंपेयर करना है और लोअर लेना है, और फिर इन दोनों को कंपेयर करना है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को और हायर लेना है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर कोई शेयर्स 1 फरवरी 2018 से पहले खरीदा गया है तो उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा अंडर सेक्शन 112A के अंदर, वो कैसे निकलेगा, आपने जितने प्राइस पे उस एसेट को खरीदा है, जो शेयर्स को खरीदा है वो ले लीजिए। फेयर मार्केट वैल्यू देखिए ऑन 31 जनवरी 2018, इस डेट पे देखिए फेयर मार्केट प्राइस क्या है उसका, और सेल कितने में करा है वो वैल्यू ले लीजिए। इन दोनों को कंपेयर करके लोअर लेना होगा आपको। ये लोअर जो आएगा उसके बाद आप इसको परचेज प्राइस से कंपेयर करेंगे और उसका हायर ले लेंगे, यही होगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर आपने 1 फरवरी 2018 के बाद कोई एसेट खरीदा है जो 112A में आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस। अब हमें यह समझना है कि ये जो
फेयर मार्केट वैल्यू है, ये क्या है ऑन 31 जनवरी 2018। तो देखिए ये फेयर मार्केट वैल्यू जो है 31 जनवरी 2018 का, ये है इस डेट पे स्टॉक एक्सचेंज का सबसे हाईएस्ट प्राइस, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो जो स्टॉक एक्सचेंज में इस डेट का सबसे हाईएस्ट प्राइस होगा उस शेयर का, वही आपका फेयर मार्केट वैल्यू माना जाएगा। और सपोज 31 जनवरी 2018 को ट्रेडिंग नहीं हुई शेयर की, तो उससे पिछले डेट, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट पे जो भी हाईएस्ट प्राइस होगा वही आपका फेयर मार्केट वैल्यू माना जाएगा उस शेयर्स का। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इन केस ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 112A। तो इन दोनों को कंपेयर करके हायर लेना है और इन दोनों को कंपेयर करके लोअर लेना है। एक एग्जांपल के साथ करते हैं इसको। सपोज किसी ने एसेट खरीदा है 1 मई 2010 को 2 लाख रुपए का, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को है 4 लाख रुपए, और इसको अब सेल किया गया है 1/4/2020 को 8 लाख रुपए में। तो इस केस में हम, और ये सारी कंडीशन पूरी होती है, एसटीटी पे किया गया है एट द टाइम ऑफ परचेज भी, एट द टाइम ऑफ सेल भी, परचेज के टाइम पे भी एंड सेल के टाइम पे भी एसटीटी पे किया गया है। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन, तो देखिए कैसे निकलेगा इसमें। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा, तो भाई सेल प्राइस 8 लाख रुपए, इसमें से मुझे माइनस करना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये खरीदा गया था 2010 में, बिक रहा है 2020 में, तो 1 साल से तो ज्यादा है ही, तो लॉन्ग टर्म गेन निकलेगा, लॉन्ग टर्म गेन निकलेगा अंडर सेक्शन 112A, क्योंकि एसटीटी भी पे हुआ है। अच्छा, लेकिन इसमें इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा सर, 2 लाख रुपए नहीं। आप देखिए 1 फरवरी 2018 से पहले अगर ये खरीदा गया है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले कितने में खरीदा, 2 लाख रुपए। सेकेंड पॉइंट में, ए पॉइंट में लिखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, वो है 4 लाख रुपए। और दूसरा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जितने में उसने बेचा है 8 लाख रुपए। इन दोनों को कंपेयर करके लोअर लेंगे, तो कंपेयर करके हमने लोअर लिया 4 लाख रुपए। अब इस 2 लाख और 4 लाख को कंपेयर करके हायर लेंगे, तो 2 लाख और 4 लाख को कंपेयर किया तो हायर कितना आया, 4 लाख रुपए। तो ये हमारा बनेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इस 8 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे, तो इस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A जो आएगा वो आएगा 4 लाख रुपीस। और अगर और कोई इनकम नहीं है, तो इसमें से आप, अगर आप टैक्स निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको इस 4 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए स्लैब वाले माइनस करने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए इसका जो है वो माइनस करना पड़ेगा, तो 3.5, 50,000 रुपए के ऊपर आपका 10%, 50,000 रुपए के ऊपर आपका 10% यानी 5,087A का मिलेगा नहीं। फिर इसमें आप ऐड करोगे 4% एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इस तरीके से आपको इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करना है। और अगर यही परचेज डेट 1 फरवरी 2018 के बाद होती, तो फिर जितना भी परचेज डेट है उसी को हम ले लेंगे, उसमें फिर कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो परचेज प्राइस है वही आपका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, लेकिन अगर परचेज डेट 1 फरवरी से पहले की है, 1 फरवरी 2018 से पहले की है, तो उस केस में आप इस मेथड को यूज करके इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे। यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, यहां पे लेंगे आप फेयर मार्केट वैल्यू, और यहां पे लेंगे आप सेल प्राइस उसी एसेट का, कंपेयर करके लोअर, और फिर इस लोअर और इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंपेयर करके लेंगे आप हायर, तो वो आपको ये देखिए। ठीक है,
तो ये हमने सेक्शन 112A को काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया। हमने ये देखा कि इसमें कौन कौन से एसेट सेल होते हैं, कब लॉन्ग टर्म होगा, कब शॉर्ट टर्म होगा, 12 महीने, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 12 महीने और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स 36 मंथ। एसटीटी किस किस पॉइंट पे होना चाहिए, इक्विटी शेयर्स के केस में और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में, इक्विटी शेयर्स के केस में परचेज के टाइम पे भी और सेल के टाइम पे भी, और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर बिजनेस ट्रस्ट के केस में सिर्फ सेल के टाइम पे होना जरूरी है। उसके साथ ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हमने सीखा। जैसे इस एग्जांपल से आप देख लें कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलता है। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चन पीछे ट्राई करे, जिसके अंदर हमने ये देखा कि 87A का जो रिबेट है वो इस कैपिटल गेन से आप नहीं एडजस्ट कर सकते, नहीं ले सकते। चैप्टर 6A यानी 80C से 80U के जो डिडक्शन है वो इस कैपिटल गेन से आप माइनस नहीं कर सकते। साथ ही आपने ये भी देखा कि अगर स्लैब रेट का एग्जम्पशन आपके पास बचा हुआ है, यानी स्लैब रेट का आपने एग्जम्पशन दूसरे इनकम के साथ नहीं ले पाए पूरा, तो आप उस एग्जम्पशन को यहां पे ले सकते हैं। तो आई थिंक मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है विद एग्जांपल। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्लीट करने के बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल, और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो जो मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था उसी को आगे एक एग्जांपल के साथ और कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, सेम वही, एज हमारा 45 ईयर, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 2 लाख रुपए, सैलरी की इनकम 2 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 1.5 लाख रुपए। तो ग्रॉस टोटल इनकम 5,50,000 आ जाएगा। एटीसी का सपोज डिडक्शन 60,000 रुपीज का, तो हमारा टोटल इनकम आ गया 4,90,000। 4,90,000। अब स्टार्ट करते हैं टैक्स कैलकुलेट करना। तो देखिए, ये जो 60,000 का रिबेट दिया है वो हमने कहां से दिया है, डिडक्शन जो दिया है एटीसी में वो हमने इस इनकम से दिया है, क्योंकि यहां से तो डिडक्शन मिलता नहीं है, आपको पता ही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A से तो डिडक्शन मिलता नहीं है। तो ये जो 60,000 का डिडक्शन मिला है वो आपको यहां से मिला है। तो अब इस इनकम से हम टैक्स निकालते हैं। ये हमारा 4,90,000 रुपए का इनकम आ गया। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A वाला जो इनकम है उसको लिखते हैं, वो है हमारा 1,50,000। और जो नॉर्मल इनकम है जिसपे हम स्लैब रेट यूज करेंगे वो है हमारा 4 लाख माइनस 60,000 यानी 3,40,000। तो 340 प्लस 150 आप जोड़ेंगे तो 490 आ जाएगा। तो ठीक है, 490 का ब्रेकअप कर लिया 1,50,000 और 3,40,000 में। अब इस पे स्लैब रेट यूज करते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक तो एग्जम्प्ट, कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख रुपए तक बचा कितना, 90,000 रुपीज। अब इस 90,000 रुपीज के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 2.5 लाख रुपए तक एग्जाम। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक लगता है आपका 5%। तो इसके ऊपर लगेगा आपका 4,500। और यहां इस पे निकालते हैं टैक्स, तो 1.5 लाख रुपए का है, इस पे टैक्स कितना आएगा, 1.5 लाख रुपए गेन है। 1 लाख तक तो कोई टैक्स लगता नहीं फर्स्ट 1 लाख पे, और जो भी इसके एक्स्ट्रा है उस पे 10%। तो यहां पे आ जाएगा आपका 50,000 का 10% 5,000 रुपीज। तो अब 2 टैक्स आ गए, ये टैक्स आ गए 2, एक टैक्स नॉर्मल इनकम पे और एक टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के ऊपर। तो इन दोनों टैक्स को हम लिख लेते हैं। टैक्स जो आया हमारा वो एक तो आया 4,500 नॉर्मल इनकम के ऊपर, और एक टैक्स आया हमारा 112A वाला 5,000। टोटल जो हमारा आ गया 9,500। अब लेस करते हैं 87A का रिबेट। तो 87A का रिबेट माइनस करने से पहले हम जाके अपना टोटल इनकम चेक करेंगे कि क्या हमारा टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है। तो हाँ जी, 5 लाख रुपए से कम है टोटल इनकम, यानी 87A का रिबेट मिलना चाहिए, जी मिलना चाहिए।
क्या हम 87A का रिबेट इस 112A वाले टैक्स से ले सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब 87A का रिबेट तो मिलेगा, लेकिन टोटल 9500 पे नहीं, बल्कि सिर्फ जो टैक्स नॉर्मल इनकम पे आया उस पे मिलेगा। तो इस केस में रिबेट कितना होगा सर? 4500 और 12500, विच एवर इज लेस। जो नॉर्मल इनकम पे टैक्स आया वो, और 12500 लिमिट है, 87A का लिमिट है कि टैक्स, और 12500 विच एवर इज लेस, उसका हम रिबेट देते हैं। तो यहां पे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं 4500 से, इससे हमें तो एग्जम्पशन मिलेगा नहीं, और 12500 विच एवर इज लेस यानी 4500। तो रिबेट हमें मैक्सिमम कितना मिला? जितना नॉर्मल इनकम का टैक्स था उतना मिल गया। इस पे से हमें 87A का रिबेट नहीं मिलता। तो जो नेट टैक्स आया वो आ गया हमारा वही 5000। नेट टैक्स आ गया आपका 5000। आप 47A का रिबेट यहां पे भी माइनस कर सकते हैं, सीधा ही आप 0 ले जाओ। और इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%, 5200। तो हमारा टैक्स लायबिलिटी जो होगा वो आएगा 5200। तो देखिए, इससे आपको और क्लैरिटी हुई होगी कि अगर दोनों जगह टैक्स निकल रहा है, नॉर्मल इनकम पे भी निकल रहा है और 112A पे भी टैक्स निकल रहा है, तो जो 87A का रिबेट अगर मिल सकता है, क्योंकि हमारी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तो वो 87A का रिबेट सिर्फ आप यहां से दे सकते हैं, इस टैक्स से नहीं दे सकते। तो उसको हमने कैलकुलेट करके दिखाया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को अच्छे से इसको कंप्लीटली समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और सेक्शन, जिसका नाम है सेक्शन 111A, एक सेक्शन 111A, वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 111A 111A डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेक्शन 112A अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।